गुड मॉर्निंग। आज सीएमए इंटर का कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का एमसीक्यू करा रहा हूं। सीएमए इंटर कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट आज का क्लास आपको पास करा सकता है। इस सब्जेक्ट में 40 नंबर आराम से आ जाएंगे यदि मैं 100+ एमसीक्यू कराऊंगा। उसको बढ़िया से कर लीजिएगा। आप 3-4 बार आज की क्लास को सुन लिया, 1 घंटे की भी क्लास नहीं होगी तो आप श्योर शॉट इस पेपर में पास हो जाएंगे। बस इतना ही बोलूंगा। एग्जाम टाइम है, जितनी मेहनत कर सको कर लो। जब भी पढ़ने का मन ना करे सिर्फ यही मन में बोलना है कि उन लोगों को दिखाना है जो हमको काबिल नहीं समझते हैं। जो लोग बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उन लोगों का मुंह बंद करना है और पढ़ के दिखाना है। और पढ़िए, अपना बेस्ट दीजिए। अब और टाइम नहीं है सोचने के लिए। गिव योर बेस्ट। डायरेक्टली मैं क्लास में आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू का, Which of the following form is used for secretarial audit report? याद रखिए, सिक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट के लिए फॉर्म नंबर MR3 यूज होता है। सिक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है? देखिए, सिक्रेटरियल ऑडिट जो पब्लिक कंपनी और लिस्टेड कंपनी पे तो एप्लीकेबल है, कुछ भी टर्नओवर है, और जिस पब्लिक कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है उसके ऊपर सिक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल है। सिक्रेटरियल ऑडिट कंपनी सेक्रेटरी करता है। जो बंदा CS पास करता है और CS का प्रैक्टिस लेता है, कंपनी सेक्रेटरी जो प्रैक्टिस करता है वो सिक्रेटरियल ऑडिट कर सकता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना, सिक्रेटरियल ऑडिट का फॉर्म MR3 होता है। बस जैसे 3 प्रकार की ऑडिट होती है, सिंपल सा चीज है। एक कॉस्ट ऑडिट है जो कॉस्ट ऑडिटर करते हैं, एक स्टैट्यूटरी ऑडिट है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, और एक सिक्रेटरियल ऑडिट है वो कंपनी सेक्रेटरी करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। एक कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, एक कॉस्ट ऑडिटर सबमिट हिज रिपोर्ट टू द डेस्क। कॉस्ट ऑडिटर अपना रिपोर्ट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देता है। कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट्स अपना रिपोर्ट किसको बना के देता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। समझ में आया? शेयर होल्डर को नहीं देता, डायरेक्टर को देता है, क्योंकि डायरेक्टर कंपनी का सारा मैनेजमेंट को देखता है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन। पहला ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर, पहला ऑडिटर जो होता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करता है उसको अपॉइंट करते हैं। कब अपॉइंट करते हैं? विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बनी। ये स्टेट ऑडिट है, याद रखिएगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ठीक है, पहला स्टेट ऑडिटर कब अपॉइंट होता है? विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बनी वहां से 30 दिन बाद एक फर्स्ट बोर्ड मीटिंग करते हैं। उस फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में अपने फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, secretarial audit is applicable to every public company having a turnover of days or more. secretarial audit उस पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल है जिसका टर्नओवर 250 करोड़ उससे ज्यादा है। secretarial audit उस पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल है जिसका टर्नओवर 250 करोड़ और उससे ज्यादा है, याद रखिएगा। लिस्टेड कंपनी पे भी सिक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल है, लेकिन उसके लिए टर्नओवर का कोई क्राइटेरिया नहीं है। 2 प्रकार की कंपनी पे सिक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल है, एक लिस्टेड कंपनी और वह पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग विच मीटिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है। जनरल मीटिंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और एक होता है एनुअल जनरल मीटिंग। तो दोनों में ही आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, चीज को समझिए। 2 प्रकार की जनरल मीटिंग होती है, एक AGM और एक EGM। AGM एनुअल जनरल मीटिंग और EGM एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो दोनों मीटिंग में ही हम लोग कंपनी का ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूं। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि किस मीटिंग में स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। अब जनरल मीटिंग लिख दीजिएगा, सिंपल सा। ड्यूरिंग विच मीटिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर। जनरल मीटिंग, क्योंकि शेयर होल्डरों का मीटिंग हमेशा जनरल मीटिंग ही होता है। जनरल मीटिंग 2 प्रकार की होती है, एक AGM और EGM, और दोनों में ही स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट किया जा सकता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है, देखिए सिंपल सा बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कारो कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2016 इज एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनी। यह बैंकिंग कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बैंकिंग के लिए RBI ने अलग नॉर्म्स बनाया है, अलग प्रोविजन बनाया है। वो RBI का प्रोविजन उन NBFC कंपनी और बैंकिंग पे एप्लीकेबल होता है।
कारो जो होता है वो बैंकिंग कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, नॉर्मल कंपनी होगी तो कारो एप्लीकेबल होगा और बैंकिंग कंपनी पे नहीं एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कैन ए कंपनी ऑडिटर रेंडर एक्चुअरियल सर्विस टू हिज क्लाइंट? कंपनी का ऑडिटर एक्चुरियल सर्विस नहीं दे सकता है, याद रखिएगा, कंपनी का ऑडिटर एक्चुरियल सर्विस नहीं दे सकता है। सिंपल सा चीज, इतना ही याद रखना। आगे आगे आ जाइए। फाइनेंशियल कंसल्टेंसी वगैरह क्लाइंट को देता है, लेकिन मैनेजमेंट सर्विस, एक्चुरियल सर्विस वगैरह कंपनी का ऑडिटर नहीं दे सकता है। कंपनी का ऑडिटर एक्चुरियल सर्विस नहीं दे सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ऑडिट ऑफ डिवेंचर इज कवर अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट? सेक्शन 71 में ऑडिट ऑफ ऑडिटर बोला गया है। ऑडिट ऑफ ऑडिटर किस सेक्शन में बोला गया कंपनीज एक्ट के? सेक्शन नंबर 71 में। ठीक है, अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन 9, अच्छा से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोलता है, ठीक है, MS XYZ लिमिटेड हैज 3 सेगमेंट। ये सेगमेंट रिपोर्टिंग का सम है जो AS 17 से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, XYZ लिमिटेड का 3 सेगमेंट है, सेगमेंट X, Y एंड Z। ठीक है, तो टोटल एसेट ऑफ द कंपनीज आर, सेगमेंट X का टोटल एसेट 1 करोड़ का है, सेगमेंट Y का 3 करोड़ का है एंड सेगमेंट Z का कितना है? 6 करोड़ का। मतलब 6 और 3 9 और 1 10, सेगमेंट का टोटल एसेट 10 करोड़ का है। आगे देखिए, डिफर्ड टैक्स इंक्लूड इन द एसेट ऑफ ईच सेगमेंट आर। डिफर्ड टैक्स कितना है एसेट में? देखिए, X में है 50 लाख का, Y में है 40 लाख का एंड Z में 30 करोड़ का, माने 30 लाख का। ठीक है, तीनों का डिफर्ड टैक्स एसेट बोल दिया गया है। व्हाट आर रिपोर्टिंग सेगमेंट एज पर A17? A17 के हिसाब से रिपोर्टिंग सेगमेंट कौन सा है? तो पहले जानिए कि रिपोर्टिंग सेगमेंट किसको बोलते हैं। रिपोर्टिंग सेगमेंट मींस सेगमेंट हु होल्ड मोर देन 10% ऑफ द टोटल एसेट, और सेगमेंट एसेट डू नॉट इंक्लूड इनकम टैक्स एसेट। रिपोर्टिंग सेगमेंट उसी को बोलेंगे जो सेगमेंट 10% से ज्यादा कंपनी का एसेट को होल्ड करके रखा है। जो सेगमेंट 10% से ज्यादा एसेट कंपनी का होल्ड करके रखा है और इनकम टैक्स का कोई एसेट होगा तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो टोटल एसेट कंपनी का कितना है? 10 करोड़। उसमें से इनकम टैक्स का एसेट कितना है? 1 करोड़ 20 लाख। देखिए 10 करोड़ क्या होगा? 1 करोड़ प्लस 3 करोड़ प्लस 6 करोड़, तीनों को जोड़ेंगे 10 करोड़ आ जाएगा। टोटल एसेट टैक्स कितना है? 50 लाख, 40 लाख और 30 लाख, मतलब 1 करोड़ 20 लाख। तो टोटल एसेट कितना हो गया कंपनी का? नेट टोटल एसेट हो गया 10 करोड़ माइनस टैक्स को माइनस करेंगे तो 8 करोड़ 80 लाख का टोटल एसेट है। और सेगमेंट एसेट टोटल जो है, सेगमेंट एसेट किसको बोलते हैं? सेगमेंट रिकॉर्डिंग क्या होगा बताया था? हु होल्ड मोर देन 10% ऑफ द टोटल एसेट, जो 10% से ज्यादा एसेट को होल्ड करके रखा। तो 10% जो होता है, 10% आगे निकालेंगे कंपनी का कितना है? 10% और मोर। याद रखें, सेगमेंट रिपोर्टिंग मतलब जो 10% और 10% से ज्यादा का एसेट होल्ड करके रखा है वही होता है सेगमेंट रिपोर्टिंग में आता है, जो सेगमेंट लेके रखा है। तो टोटल 8 करोड़ 80 लाख हुआ, उसका 10% होगा 88 लाख, 88 लाख। जो कंपनी जो सेगमेंट 88 लाख का एसेट होल्ड करके रखा है, मोर देन दैट 88 लाख से ज्यादा का रखा है, चीज को समझिए। मोर देन दैट होगा 88 लाख से ज्यादा का होल्ड करके रखा, चीज को समझिए बहुत अच्छा से। सेगमेंट रिपोर्टिंग में लिखा है हु होल्ड मोर देन, इक्वल नहीं है, मोर देन है। तो 10% से जो ज्यादा का रखा है, तो यहाँ टोटल एसेट कितना 88 लाख का है, मोर देन लीजिएगा, चीज को समझिए। इक्वल नहीं होगा, मोर देन होगा ये, ठीक है। 88 लाख, तो चीज को समझिए। एक्स ने होल्ड किया, टैक्स माइनस कर दोगे एक्स का तो 50 लाख आएगा, तो 88 लाख से कम है, तो यह सेगमेंट रिपोर्टिंग में नहीं आएगा। से वाई आर नॉट द सेगमेंट एसेट। जो सेगमेंट एसेट उसको बोलेंगे जो 10% से ज्यादा का होल्ड करके रखा है। वाई देखिए 2 करोड़ 60 लाख का लेके रखा है, तो यह सेगमेंट रिपोर्टिंग है। जेड क्या है, माने 10% से ज्यादा है तो सेगमेंट रिपोर्टिंग है। तो ओनली एक्स एंड जेड, only Z and Y are reporting segment. रिपोर्टिंग सेगमेंट इसी को बोलते हैं जो हु होल्ड मोर देन 10% ऑफ द टोटल एसेट। जो टोटल एसेट का 10% से ज्यादा है, देखिए 10% नहीं 10% से ज्यादा का होल्ड करके रखा है, तो वो आ जाएगा सेगमेंट रिपोर्टिंग में, ठीक है। AS17 तो 10% से ज्यादा Y और Z ने होल्ड करके रखा है, तो वो सेगमेंट रिपोर्टिंग का पार्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस इंक्लूड। 2 प्रकार का ऑडिट प्रोसीजर होता है ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए। एक होता है कॉम्प्लायंस प्रोसीजर, एक होता है सब्सटेंसिव प्रोसीजर।
कंप्लायंस चेकलिस्ट चेक करते हैं कि सारा कंप्लायंस हुआ क्या नहीं, और सब्सटेंशियल में चेकलिस्ट के हिसाब से चेक करते हैं। ठीक है, ऑडिट टेस्ट के हिसाब से चेक किया जाता है सब्सटेंशियल प्रोसीजर में। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ऑडिट प्रोसीजर दो प्रकार का होता है ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए। एक होता है कंप्लायंस प्रोसीजर और दूसरा होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। ठीक है, कंप्लायंस प्रोसीजर्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, दो प्रकार का प्रोसीजर होता है बस। अंडरराइटिंग एग्रीमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का अंडरराइटिंग एग्रीमेंट होता है यार, बस इतना याद रखना है। कितना प्रकार का अंडरराइटिंग एग्रीमेंट होता है? दो प्रकार का बस। सेगमेंट रिपोर्टिंग इज कवर अंडर AS 17। सेगमेंट रिपोर्टिंग किस AS में कवर है? AS 17। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑडिट प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ करेंट ऑडिट फाइल। ऑडिट प्रोग्राम हमेशा करेंट ऑडिट फाइल का पार्ट रहा, एकदम 100% ट्रू है। ठीक है, ट्रू है। इंटरनल ऑडिट इज कंडक्टेड बाय द स्टाफ ऑफ द एंटिटी और बाय एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल अपॉइंटेड फॉर दैट पर्पस। इंटरनल ऑडिट कंपनी का स्टाफ भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, दूसरा हम बाहर से प्रोफेशनल को भी अपॉइंट कर सकते हैं इंटरनल ऑडिटर के लिए, एकदम ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एट द जनरल मीटिंग। एकदम भूल है, क्योंकि फर्स्ट ऑडिटर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग अपॉइंट करता है और फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट करता है। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होगा? जब कंपनी बनी वहां से 30 दिन के अंदर। तो ये स्टेटमेंट भूल है। क्वेश्चन नंबर 16, ए कंपनी ऑडिटर कैन रेंडर एक्चुरियल सर्विस टू हिज क्लाइंट। कंपनी ऑडिटर कभी भी एक्चुरियल सर्विस नहीं दे सकता है, फॉल्स है। एन ऑडिटर शुड सबमिट ए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन व्हेन, कब सबमिट करता है ऑडिटर अपना डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन? जब सम मटेरियल इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल नहीं होगा, तब ऑडिटर अपना डिस्क्लेमर ओपिनियन सबमिट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडिट रिस्क? ओमिशन रिस्क इज नॉट एन ऑडिट रिस्क। याद रखिए, ओमिशन रिस्क ऑडिट रिस्क नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19, डिविडेंड कैनॉट बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एनी फिक्स एसेट। बोलता है डिविडेंड रिवैल्यूएशन रिजर्व से नहीं दिया जा सकता है। डिविडेंड रिजर्व, डिविडेंड किससे देते हैं? जो आपने कमाया, जो आपका जनरल रिजर्व है, जिस प्रॉफिट को आपने कमाया है, कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उससे डिविडेंड दिया जाता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व से नहीं दिया जाता है। समझ में आया? चीज को थोड़ा सा समझिए। ठीक है, चीज को समझिए। रिवैल्यूएशन रिजर्व में कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट नहीं जाता है। कंपनी का यदि एसेट का वैल्यू अप डाउन होने से रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करते हैं। एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर देंगे, एसेट का वैल्यू घटेगा तो माइनस कर देंगे एसेट को। ठीक है, तो ये एक्चुअल प्रॉफिट का पार्ट नहीं है इस रिजर्व में। ठीक है, और कंपनी डिविडेंड एक्चुअल प्रॉफिट से दे सकता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, परमानेंट ऑडिट फाइल डज नॉट कंटेन। परमानेंट ऑडिट फाइल में क्या चीज नहीं होता है? कॉपीज ऑफ मैनेजमेंट लेटर परमानेंट ऑडिट फाइल का पार्ट नहीं। ठीक है, परमानेंट ऑडिट फाइल डज नॉट कंटेन कॉपीज ऑफ मैनेजमेंट लेटर। करेंट ऑडिट फाइल कंटेन ऑडिट प्रोग्राम। करेंट ऑडिट फाइल में क्या चीज रहता है? ऑडिट प्रोग्राम। बस इतना याद रखना है, करेंट ऑडिट फाइल कंटेन ऑडिट प्रोग्राम। या देखिए क्वेश्चन नंबर 22, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बन जाएगा मैं जितना बताऊंगा उसमें से। ठीक है, बोलते हैं फॉर्म फॉर मेंटेनिंग ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स बाय ए कंपनी इज CRA1। बोलता है CRA1 कौन सा फॉर्म होता है? कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जाता है। क्या चीज मेंटेन करते हैं CRA1 में? कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। जिस कंपनी पे कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है और जो मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स एप्लीकेबल है, वह कंपनी अपना कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगी CRA1 में। अब ध्यान से सुनिएगा, CRA2 क्या होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर। किस फॉर्म में कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं? फॉर्म नंबर CRA2। CRA3 क्या होता है? कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। कॉस्ट ऑडिटर अपना कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किस फॉर्म में देता है? CRA3 में। CRA4 क्या होता है? कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो कॉस्ट ऑडिटर देता है वह हम लोग ROC में फाइल करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करते हैं, वो फॉर्म होता है CRA4। चार टोकों में अच्छा से सुनिएगा। CRA1 क्या है? मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट ऑडिट
रिकॉर्ड्स। CRA 2 क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर। CRA 3 क्या है? कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। और CRA 4 है फाइलिंग ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। चार्ट ऑफ फॉर्म बस। क्वेश्चन नंबर 23, Secretarial audit is applicable to every public company having a turnover of 250 करोड़। Secretarial audit दो कंपनी पे एप्लीकेबल, एक लिस्टेड कंपनी, टर्नओवर का कोई लिमिट नहीं है, और पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा होगा उस पब्लिक कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट कराना पड़ेगा कंपनी सेक्रेटरी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, Section 70 deals with the audit of debenture falls. Section 71 deals with the audit of a debentures. An audit committee should have 4 डायरेक्टर। ऑडिट कमेटी में 3 डायरेक्टर होने से भी हो जाएगा। फॉल से 4 डायरेक्टर दरकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, कारो इज एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनी। कंपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है 2016 इज नॉट एप्लीकेबल टू एनबीएफसी और बैंकिंग कंपनी। इंटरनल चेक इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग कंट्रोल। एकदम ट्रू है, इंटरनल चेक अकाउंटिंग कंट्रोल का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, ये देखिए बहुत अच्छा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट ए पार्ट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। ठीक है, आगे समझ लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा ज्ञान। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बोलता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का 3 एक्टिविटी होना चाहिए, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, क्या लिखा है देखिए, कैश एक्टिविटीज रिलेटेड टू नेट इनकम एंड एक्सपेंसेस सच एज कैश सेल्स एंड कैश एक्सपेंसेस। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या कवर होगा, जो कंपनी का ऑपरेशन है उससे रिलेटेड कोई इनकम आ रहा है या उससे रिलेटेड कोई खर्चा हो रहा है। इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड कुछ कैश एक्टिविटी हो रहा है। कंपनी का इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड मतलब कंपनी जैसे माल बेचता है तो सेल्स करके, कैश सेल्स करके सपोज कोई रुपया आ रहा है, कैश सेल्स का कोई इनकम है या कैश एक्सपेंसेस का कोई खर्चा है, उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डालेंगे क्योंकि वो ऑपरेशन से रिलेटेड है कंपनी का। ठीक है, अब देखिए दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको समझ में आ गई, जो ऑपरेशन से रिलेटेड आपका कोई इनकम और एक्सपेंसेस हो रहा है तो आप उसको इसमें बुक करेंगे इस एक्टिविटी में। दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश एक्टिविटी रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट, जो नॉन करंट एसेट से रिलेटेड है। नॉन करंट एसेट मतलब आपने एक लैंड खरीदा, एक मशीनरी खरीदा, उसका कोई पेमेंट देंगे तो कैश सेल्स फॉर लैंड एंड बिल्डिंग, कैश समझ में, कैश परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, चीज को समझिए, कैश पेड फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। माने नॉन करंट एसेट से जितना चीज रहेगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। तो देखिए पेमेंट टू सप्लायर फॉर मशीनरी, कैश पेड फॉर मशीनरी, ये क्या है मेरा नॉन करंट एक्टिविटी है। ठीक है, अब एक तो देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो कैश एक्टिविटीज रिलेटेड टू नॉन करंट लायबिलिटी। यदि कोई नॉन करंट लायबिलिटी के रिगार्ड में आपका कोई कैश एक्सपेंडिचर हो रहा है या ऑनर्स कैपिटल के रिगार्ड में कुछ हो रहा है, डिविडेंड वगैरह दे रहा है कंपनी, तो वो आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। 3 प्रकार का एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन में पूछेगा आपको विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कैश फ्लो बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप ये दे दीजिएगा, पेमेंट टू सप्लायर ऑफ मशीनरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिया होगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, While preparing cash flow statement of XYZ Limited, a finance company है, finance company का मेन काम क्या है, लोन देना। इसका ऑपरेशन क्या है, कंपनी को लोन देना और उस लोन पे इंटरेस्ट लेना, इसका ऑपरेशन का इनकम है। तो कैश इनकम में क्या चीज आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, इसका इंटरेस्ट लेना और उसके रिगार्ड में कोई खर्चा करना। तो इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन शुड बी शोन एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि ऑपरेशन से रिलेटेड है इसका। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 31, which of the following is not a condition of buyback of securities? Both fully and partly paid up securities can be brought back. बोलता है बायबैक सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर का होता है, याद रखिएगा। पार्टली पेड अप शेयर का बायबैक नहीं होता है। फुल्ली पेड अप शेयर मतलब जब हम शेयर इशू किए तो शेयर्स का सारा पैसा लिए, और पार्टली पेड अप शेयर मतलब आप आपने जब शेयर इशू किया तो उसने 50% पैसा दिया और पैसा कुछ रिमेनिंग छोड़ दिया। तो बायबैक जब भी कंपनी करेगा फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर का करेगा, बस इतना याद रखिएगा।
एएस मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया, आईएफआरएस मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में फुल फॉर्म देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, XYZ कंपनी लिमिटेड प्रपोज डिविडेंड ऑफ 20%। कंपनी 20% डिविडेंड देना चाहता है। ठीक है, द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज 1,20,000। कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है? 1,20,000। द कॉल्ड अप इक्विटी शेयर इज रुपीज 5 लाख का कंपनी ने शेयर इशू किया था एंड द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर इज 30,000। ठीक है, कॉल्स इन एरियर कितना है? कंपनी ने शेयर इशू किया 5 लाख का और उसमें से 30,000 पैसा बाकी है, मतलब फुल्ली पेड अप शेयर कितना है कंपनी का? 5 लाख माइनस 30,000, 4,70,000 कंपनी का पैसा भी फुल्ली पेड अप है, माने फुल्ली इशू हुआ, पैसा लिया गया है। व्हाट विल द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेबल? याद रखिएगा, कंपनी कभी कॉल इन एरियर्स में डिविडेंड नहीं देता है, जितना का पैसा आया उतना का ही डिविडेंड देगा, जितना का शेयर का पैसा आया है। तो कंपनी का टोटल शेयर कितना था? 5 लाख का था, कॉल इन एरियर्स कितना था? 30,000, तो 4,70,000 का कंपनी के पास पैसा आया, 4,70,000 पर कंपनी 20% डिविडेंड देगा, 94,000 डिविडेंड निकलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि कंपनी का ये सिचुएशन है, कंपनी को डिविडेंड कितना देना चाहिए? कंपनी को 94,000 डिविडेंड देना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 36, which of the following is not a mandatory financial statement of a general insurance company as per ईडा रेगुलेशंस? इंश्योरेंस कंपनी को कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंडेटरी नहीं है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना इंश्योरेंस कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का दरकार नहीं है, जरूरी नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 37, ए बैंकिंग कंपनी नीड टू ट्रांसफर ए मिनिमम ऑफ 20% इट्स प्रॉफिट टू रिजर्व फंड। बैंकिंग कंपनी को 25% अपना प्रॉफिट का रिजर्व में डालना पड़ता है, उसके लिए आरबीआई का ये रेगुलेशंस है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन 38 देखिए क्या बोल रहा है। ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर द अमाउंट लेइंग इन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व विच इज नो लॉन्गर नेसेसरी टू बी रिटेन शुड बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट? बोलता है जब आप डिबेंचर रिडीम कर रहे हो और आपका डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में कुछ पैसा पड़ा हुआ है और उसका कोई यूज नहीं है, तो उसको कहाँ ट्रांसफर कर सकते हो? उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जा सकता है। आप सिर्फ इतना याद रखिए, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का पैसा यदि यूज नहीं होता है तो उसको हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता है देखिए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व कैन नॉट बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग बोनस शेयर्स? किस रिजर्व से बोनस शेयर नहीं दिया जा सकता है? याद रखिए, बोनस शेयर हमेशा जनरल रिजर्व से दिया जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व से कभी भी आप बोनस शेयर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन रिजर्व से बोनस शेयर नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। क्वेश्चन है 40। ठीक है, इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन पेबल विद इन नेक्स्ट 12 मंथ इज शोन अंडर विच हेडिंग ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी? ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन मतलब क्या? ये आपका करेंट लायबिलिटीज है। करंट लायबिलिटी किस हेड में आएगा? करंट लायबिलिटी में आएगा, सीधा सा बात है। इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन का जो प्रिंसिपल करंट लायबिलिटी का पेमेंट करना है, कौन सा हेड में डालेंगे? लॉन्ग टर्म लोन क्या है? करंट लायबिलिटी है आपका, तो करंट लायबिलिटी में डालेंगे, बस सिंपल सा चीज है। इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन पेबल विद इन नेक्स्ट 12 मंथ, हमको फ्यूचर में ये मेरा करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी में डालेंगे, कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज था। क्वेश्चन नंबर 41 में आ जाइए। अकॉर्डिंग टू AS 11, ठीक है, AS 11 एक्सचेंज डिफरेंस के ऊपर है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड रेट एंड द एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ ट्रांसफर शुड बी, बोलते हैं फॉरवर्ड रेट और एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस होता है वो कहाँ जाना चाहिए? देखिए, यदि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो पीएल अकाउंट में चार्ज होगा, ये याद रख लीजिए। क्या होता है देखिए फॉरवर्ड रेट और फ्यूचर रेट का कहानी क्या है? देखिए, फॉरवर्ड रेट मतलब मैंने कुछ माल मंगाया अमेरिका से और बात हुई मेरी कि मैं $100 उसका पैसा दूंगा अमेरिका को आफ्टर 1 मंथ। 1 महीना बाद मैं उससे हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो गई कि आफ्टर 1 मंथ जो मेरा पैसा है इस कॉन्ट्रैक्ट का आपको $100 मैं दूंगा। आज डॉलर का रेट है 45 रुपया, चीज को समझिए। ठीक है,
3 महीना बाद जब मेरा फॉरवर्ड रेट मतलब क्या, फ्यूचर में बुक हो गया पेमेंट, तो जब 3 महीना बाद डॉलर का दाम बढ़ गया, आपका 45 रुपया आज है, उस समय 48 रुपया हो गया, 3 रुपया डॉलर का दाम बढ़ गया, और मेरा $100 में बात हुई है, तो $100 होल इंटू 3 रुपया मेरा एक्स्ट्रा लग रहा है, 48 रुपया करके हमको पेमेंट करना पड़ रहा है। तो जो 300 रुपया जो डिफरेंस हमको जो लॉस हुआ वो कहां जाएगा, वो मेरा पीएल अकाउंट में चार्ज होगा। मेरे को लॉस हो गया तो 3 रुपया वहां चार्ज कर देंगे। सपोज हमको प्रॉफिट होता है, डॉलर का दाम कम हो जाता है, 45 रुपया से 44 रुपया हो जाता, हमको 100 रुपया का फायदा होता, हमको पैसा कम देना पड़ता, तो भी हम उसको एज ए इनकम पीएल अकाउंट में चार्ज कर देंगे। जो एक्सचेंज डिफरेंस का जो इनकम या लॉस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉग्नाइज होगा, याद रखिएगा, एज ए इनकम या एज ए एक्सपेंसेस जो होगा। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट? देखिए लिखा, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54 ए कंपनी सेल नॉट इशू शेयर एट ए डिस्काउंट। मतलब सेक्शन 54 क्या चीज के लिए? स्वीट इक्विटी शेयर के लिए। कंपनी शेयर डिस्काउंट में सिर्फ अपना एम्प्लॉय को दे सकता है या डायरेक्टर को दे सकता है, और किसी को नहीं दे सकता है। तो याद रखिएगा, कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट में देना चाहे तो सेक्शन 54 में बोलता है स्वीट इक्विटी शेयर अपना एम्प्लॉय को दे सकता है। तो विच ये स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, Which of the following is not a component of cash flow statement? Charging of depreciation. Depreciation एक cash flow का component नहीं है, cash flow का part भी नहीं है depreciation। क्यों? depreciation हम लोग पैसा पीएल में चार्ज कर देते हैं, उससे प्रॉफिट हम लोग का कम भी हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में डिप्रिसिएशन बोल के कोई खर्चा नहीं होता, कोई आउटफ्लो, एक्चुअल आउटफ्लो नहीं है, मशीनरी का यूज नहीं है। मशीन चलो 10 साल है मशीनरी, हर साल 10% अपने राइट ऑफ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो कोई आउट खर्चा बोल के कुछ नहीं है, लेकिन एज ए एक्सपेंसेस हम बुक कर रहे हैं उसको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज ए कंपोनेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में? इसका कोई कंपोनेंट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं है डिप्रिसिएशन के। याद रखिएगा, एक्चुअल में डिप्रिसिएशन बोल के कोई कैश फ्लो होता नहीं है मेरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, What is the rate of provision by a bank for advances doubtful for more than 1 year but less than 3 years? बैंकिंग कंपनी को क्या प्रोविजन बनाना पड़ता है एडवांसेस के ऊपर, ठीक है। देखिए थोड़ा सा बैंकिंग कंपनी का प्रोविजन को समझिए, फिर मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, ठीक है। बैंकिंग कंपनी जब लोन्स देता है तो उसका 3 प्रकार का एसेट होता है, ठीक है। लोन दे रहा है तो कस्टमर को उसका एसेट हुआ, एक होता है स्टैंडर्ड एसेट, एक होता है डाउटफुल एसेट, और एक होता है अनसिक्योर या लॉस एसेट। तो जब स्टैंडर्ड एसेट होता है तो उसका प्रोविजन बनता है 0.40%, ठीक है। और डाउटफुल एसेट का बनता है, यदि 1 साल का रहा डाउटफुल एसेट का, कि पैसा आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है 1 साल के अंदर, तो 1 साल डाउटफुल एसेट हुआ तो उसका प्रोविजन बनेगा 25% का प्रोविजन पहले से ही बुक कर देगा। और 1 साल से 3 साल का हुआ तो बैंकिंग कंपनी को 40% का प्रोविजन बनाना पड़ेगा डाउटफुल एसेट का। और अनसिक्योर और लॉस एसेट होगा ना तो 100% का प्रोविजन बनाना पड़ेगा बैंकिंग कंपनी को। तो क्वेश्चन में बोलता है, देखिए बोलता है प्रोविजन बनाना है बैंकिंग कंपनी को अपना एडवांस के ऊपर डाउटफुल एसेट का। कितना साल का? 1 से 3 साल का। तो डाउटफुल एसेट का 1 साल से 3 साल का डाउटफुल होगा, मतलब लोन दिया है 1 साल तक तो पैसा नहीं आया, और बट लेस देन 3 इयर्स, उसके बाद भी पैसा नहीं आ रहा है 1 साल के बाद भी, लेकिन 3 साल तक हुआ, अभी तक 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ। तो डाउटफुल एसेट का जब प्रोविजन बनाना पड़ता है बैंकिंग कंपनी को मोर देन 1 ईयर बट अप टू 3 इयर्स, 40% का बैंकिंग कंपनी को प्रोविजन बनाना पड़ता है। तो आंसर होगा 40%। ये तीनों कंसेप्ट याद रखिएगा, स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड अनसिक्योर या लॉस एसेट। अनसिक्योर और लॉस एसेट के समय 100% का प्रोविजन बनता है, याद रखिएगा। डाउटफुल एसेट में 1 साल का रहा 25%, 1 साल से 3 साल के बीच रहा 40%, और स्टैंडर्ड एसेट रहा तो 0.4%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट एक्रू ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी शुड बी शोन अंडर विच हेड? सीधा सा बात, ये मेरा नॉन करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी में शो होगा। सिंपल से, बहुत इजी चीज है। क्वेश्चन नंबर 46, इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस बोनस में बी ऑफ 3 प्रकार का बोनस होता है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, ए बैंकिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन डेज प्रोविजन ऑन सिक्योर पर्सन ऑफ डाउटफुल एडवांसेस। अभी बताया था अनसिक्योर एसेट होगा तो 100% का प्रोविजन होगा, 100%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, जनरल रिजर्व ऑफ ए बैंकिंग कंपनी डज नॉट contain which of the following? बैलेंस शीट,
जनरल लेजर ऑफ ए बैंकिंग कंपनी डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो जनरल लेजर है बैंकिंग कंपनी में, बैलेंस शीट जनरल लेजर का पार्ट नहीं है, ये टू स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कौन नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडिट रिस्क। ये बता चुका हूं आपको, ओमिशन रिस्क इज नॉट एन ऑडिट रिस्क। सुन लीजिए खाली है सर। क्वेश्चन नंबर 51, परमानेंट ऑडिट फाइल डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। कॉपीज ऑफ मैनेजमेंट लेटर कंटेन नहीं रखता है, परमानेंट ऑडिट फाइल का कॉपी ऑफ मैनेजमेंट लेटर पार्ट नहीं है। चेकलिस्ट कंटेन द इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड बाय द ऑडिट असिस्टेंट, सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 54, मार्क एप्लीकेशंस आर दोज एप्लीकेशन विच बियर द स्टाम्प ऑफ एन अंडरराइटर, एकदम ट्रू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, when debenture are issued at discount it is prudent to write off the loss during the life of debenture, एकदम ट्रू है, सही, यस। do you agree to the statement? एकदम एग्री है। क्वेश्चन नंबर 56, state whether the following statement is correct or incorrect. Exchange difference arise in respect of monetary item is to be recognized as income or expenses during the year, अभी बताएं, एकदम एस 11 के हिसाब से एकदम करेक्ट है। कैपिटल रिजर्व इज अ रिजर्व विच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, नो। कैपिटल रिजर्व से आप कभी भी डिविडेंड नहीं दे सकते हैं, जनरल रिजर्व से दीजिए। डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट से दिया जाता है, प्रॉफिट का पार्ट जनरल रिजर्व में जाता है, इसीलिए जनरल रिजर्व से आप डिविडेंड दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैपिटल रिजर्व से डिविडेंड आप नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट बिलो। Interest received by a finance company is a part of cash flow from investing activities. No, ये cash flow from operating activities है, क्योंकि देखिए क्या लिखा है, फिनांस कंपनी का बिजनेस क्या, ऑपरेशन क्या है, इंटरेस्ट को लेना या उस पर खर्चा करना। तो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, उसका ऑपरेशन का पार्ट है, इंटरेस्ट रिसीव करना तो उसका ऑपरेशन है, बिजनेस है, तो ये क्या होगा, कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। ठीक है, इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59, ऑडिट प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ करंट ऑडिट फाइल, एकदम ट्रू, 100% ट्रू है, यस। डू यू थिंक दैट द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू? यस, द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन 60, इंटरनल ऑडिट इज कंडक्टेड बाय द स्टाफ ऑफ द एंटिटी और बाय एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल अपॉइंटेड फॉर दैट पर्पस, यस। इंटरनल ऑडिट कंपनी का स्टाफ भी कर सकता है और एक्सपर्ट, हम जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट को भी अपॉइंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, the branch audit shall prepare report on the accounts of the branch examined by him and send it to the audit committee. Audit committee को branch auditor कभी अपना रिपोर्ट नहीं भेजता है, गलत है, इनकरेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 62, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंट स्टैंडर्ड इज मेंटेन एज पर सेक्शन 143। 143 नहीं है, एकदम गलत है। ठीक है, देखिए इसमें सेक्शन होगा 148। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी एज पर सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट। 143 लिखा है, फॉल्स लिखा है। क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 भी आ जाइए। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, Do you agree that casual vacancy in the office of cost auditor is filled by the board of director? Yes, cost auditor का कोई casual vacancy होगा तो बोर्ड के पास पावर है, cost auditor का casual vacancy को फिलअप कर सकता है। Yes, independent appraisal activity internal audit का पार्ट है। ठीक है, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एट द जनरल मीटिंग। फॉल्स, फर्स्ट ऑडिटर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट करता है। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन 30 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बनेगा, नया कंपनी बनेगा, वहां से 30 दिन के अंदर पहला बोर्ड मीटिंग होगा, उस फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग करेंगे। आईसीए का फुल फॉर्म क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आपको ही पता है। आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यूएस कैप, यूएस कैप आपको ही पता है, जनरल एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, एज पर एज 17 द रेवेन्यू ऑफ द रिपोर्टेबल सेगमेंट मस्ट हैव एटलीस्ट द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ द एंटरप्राइज। रिपोर्टिंग सेगमेंट का कितना रेवेन्यू होना चाहिए, एटलीस्ट 75%। यदि रिपोर्टिंग रेवेन्यू उससे आता है, टोटल रेवेन्यू से
एक रिपोर्टिंग सेगमेंट का 75% रेवेन्यू आएगा तभी उसको रिपोर्टिंग सेगमेंट मानेंगे। किसी सेगमेंट से टोटल रेवेन्यू का 75% आता है तो उस सेगमेंट को रिपोर्टिंग सेगमेंट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 आज एक प्रैक्टिकल सम है, अच्छा से सुनिए, देखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 70, अच्छा से क्वेश्चन को समझिएगा क्या बोलता है। एसटीसी लिमिटेड हैज इंपोर्टेड रॉ मटेरियल विथ 1000 US डॉलर ऑन 24 Feb 2009 when exchange rate was 46 रुपया 60 पैसा पर US डॉलर। The payment for import was made on 15 जून 2009 when exchange rate was 47 रुपया 50 पैसा पर US डॉलर। If the exchange rate on 31st March 2009 is 47 per US dollar, the loss or gain for the financial year 9-10 will be as per AS11 बताना है। देखिए चीज को समझिएगा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया फरवरी 2009 में, तब एक्सचेंज रेट था 46 रुपया 60 पैसा, ठीक है। ये है। अब क्या होगा ना, मार्च में हम ट्रांजैक्शन को स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो आगे फिनेंशियल ईयर 8-9 का ट्रीटमेंट समझिए, फिर 9-10 का समझ में आएगा। तो पूछा है क्वेश्चन में कि 9-10 में हम कितना लॉस बुक करेंगे, तो पहले 8-9 का समझिए। 24 फरवरी को जब माल खरीदा गया तो मार्च माने 31 मार्च 2009 का रेट था क्या 47 रुपया, तो ये जो है पहले 47 रुपया में ट्रांजैक्शन को राइट ऑफ करना पड़ेगा उस साल, माने बुक करना पड़ेगा। तो क्या होगा, देखिए 46 रुपया 60 पैसा और 47 रुपया, मतलब 40 पैसा डॉलर का बढ़ा, तो हमको लॉस हुआ 40 पैसा का। तो 40 पैसा $1000 पे इंटू करेंगे तो 400 रुपया का पहले हमको फिनेंशियल ईयर 8-9 में लॉस हो गया। फिर क्या हो गया, 8-9 में हमने 47 रुपया तक ट्रांजैक्शन बुक कर लिया। फिर 9-10 में क्या हो गया, और 50 पैसा का लॉस हो गया। 47 रुपया 50 पैसा माइनस 47 रुपया, तो 50 पैसा का और लॉस, और $1000 पे करेंगे तो 500 रुपया का नेट लॉस 9-10 में हो गया। टोटल लॉस 8-9 में 400 रुपया, 9-10 में 500 रुपया, टोटल 900 रुपया का लॉस हुआ है। क्योंकि 46 रुपया 60 पैसा माइनस 47 रुपया 50 पैसा करेंगे तो देख लीजिएगा आपका उतना ही डिफरेंस आ जाएगा 900 रुपया का 90 पैसा का, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमको 9-10 का सिर्फ बताना है, तो 9-10 में सिर्फ 500 रुपया का लॉस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, गायत्री लिमिटेड परचेज 1000 शेयर इन सविता लिमिटेड एट ₹600 पर शेयर इन 2008। 2008 में 1000 शेयर खरीदे थे हम, एक शेयर का दाम था 600 रुपया, मतलब मेरा 6 लाख रुपया लगा, ठीक है। 2008 का कहानी ये है। आगे देखिए, देयर वॉज ए राइट इशू इन 2009 एट 1 शेयर्स फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड एट ए प्राइस ऑफ 150 पर शेयर्स, ठीक है। कंपनी ने राइट इशू दिया, 2 शेयर पे 1 शेयर आपको राइट में मिलेगा। तो मेरे पास 1000 शेयर था, उसके जगह मेरे को राइट में कितना शेयर मिलेगा, आधा मिलेगा, 500 शेयर मिलेगा। और 500 शेयर मिलेगा कितना करके, 150 रुपया करके, मतलब 500 इंटू 150 करेंगे तो 75,000 रुपया आता है। तो पहले मेरा कॉस्ट कितना लगा, अब आगे बोलता है, इफ गायत्री लिमिटेड सब्सक्राइब टू द राइट व्हाट वुड बी द कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1500 शेयर का आपका दाम क्या हुआ। तो देखिए 1000 शेयर मेरा 600 रुपया करके पड़ा, मतलब 6 लाख रुपया, और राइट इशू में आधा शेयर मिला 500 शेयर 150 रुपया करके मिला, मैंने 75,000। तो 6 लाख प्लस 75,000, 6,75,000, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 72, ये सेगमेंट रिपोर्टिंग का मैं सम करा चुका हूं, खाली एक बार बता देता हूं। इसमें क्या है, 3 सेगमेंट होता है, तीनों का जो टोटल एसेट होता है 10 करोड़ का होता है, और उसमें से टैक्स को अपने माइनस करते हैं। मतलब रिपोर्टिंग सेगमेंट मींस दो सेगमेंट होल्ड मोर देन 10% ऑफ द टोटल एसेट, वह सेगमेंट जो टोटल एसेट का 10% होल्ड करके रखी है। तो टोटल क्या हो गया, 10 करोड़ है, माइनस टैक्स को माइनस किए तो 8.80 करोड़ हुआ, उसका 10% 88 लाख, और एक्स के पास कितना है 50 लाख है, मतलब ये रिपोर्टिंग सेगमेंट नहीं है, और दोनों 10% से ज्यादा का होल्ड करके रखी है, इसलिए दोनों रिपोर्टिंग सेगमेंट है। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, इसलिए जस्टली बता दिया। क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है। एज पर AS3, देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर 73 में आइए। देखिए क्या क्वेश्चन बोलता है, एच पर AS3, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज शुड बी क्लासिफाइड एज कैश फ्रॉम, कैश फ्लो का किस एक्टिविटी में आता है, डिविडेंड हमेशा लास्ट वाला एक्टिविटी में आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है। 3 एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, फिनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डिविडेंड वगैरह जो भी रहेगा सारा इन्वेस्टिंग का पार्ट है। आप इन्वेस्ट से तो पैसा कमा रहे हो डिविडेंड का, इसीलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है।
क्वेश्चन नंबर 74, रेट ऑफ प्रोविजनिंग बाय ए बैंक फॉर एडवांसेस डाउटफुल फॉर मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 3 इयर्स इज 40%। ये बता चुका हूं। बैंक में 3 प्रकार का एसेट है। डाउटफुल एसेट है 1 से 3 साल का, 40% का बनाना पड़ता है प्रोविजन बैंक को। रेट फॉर प्रोविजनिंग बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट एक्रू ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी शुड बी शोन अंडर नॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। Which of the following item is not a part of cash flow from operating activity? Payment to supplier of machinery financing activity का पार्ट है, ये ऑपरेशंस नहीं है कंपनी का, ठीक है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखा है नहीं, ये होगा फिनेंसिंग एक्टिविटी। Which of the following item is not a part? ये पार्ट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, exchange difference arising in respect of monetary item is to be recognized as a income or expenses during the year। AS 11 यही बोलता है, ट्रू है। कैपिटल रिजर्व इज ए रिजर्व विच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, फॉल्स, नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। कैपिटल रिजर्व से डिविडेंड। इंटरेस्ट रिसीव बाय ए फाइनेंस कंपनी इज अ पार्ट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि फाइनेंस कंपनी का फाइनेंस माने इंटरेस्ट कमाना एक ऑपरेशंस है उसका, इसीलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, लिखा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फॉल्स है। इंटरेस्ट एक्रू एंड ड्यू शुड बी शोन अंडर द हेड अदर करंट लायबिलिटी इन ए बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी, एकदम अदर करंट लायबिलिटी है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 में आ जाइए। एच पर शेड्यूल 3, current maturities of long term borrowing should be shown under current liabilities in balance sheet, ठीक है। सिंपल सा चीज है। 82 में आइए, which of the following is not a criteria for selecting a reporting segment under AS7? 10% और more of the aggregate liabilities of all segment, ये क्राइटेरिया नहीं है। रिपोर्टिंग सेगमेंट यदि 10% और मोर टोटल एसेट ऑफ द कंपनी रहता है, टोटल लायबिलिटी दिया है, कौन सा नहीं है वो सिलेक्ट करना है, तो लायबिलिटीज वाला कंडीशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, when debenture are issued at discount it is prudent to write off the loss during the life of the debenture, एकदम ट्रू है। any surplus case may be utilized by a company for buyback and avoid the payment of dividend tax, हो सकता है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 85, ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस इंक्लूड दो ठो, कंप्लायंस प्रोसीजर और सब्सटेंटिव प्रोसीजर, दो ठो प्रोसीजर है, तो आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 86, ए कॉस्ट ऑडिटर सबमिट हिज रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लोगों को कॉस्ट ऑडिटर अपना रिपोर्ट सबमिट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, ठीक है। The first auditor of a company shall be appointed by the board of director within 30 days from the date of the registration of the company, ठीक है। सिंपल सा चीजें बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 88 में आ जाइए। In case of a company other than a government company, any casual vacancy in the post of auditor is to be filled up by the board of directors, सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 89, ये सब बता चुका हूं इसलिए मैं स्पीडली उड़ा रहा हूं। An audit committee should have a minimum of 3 number of director, ऑडिट कमिटी जो है उसमें कम से कम कितना डायरेक्टर होना चाहिए, मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए ऑडिट कमेटी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, SA स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट 53 स्टैंड फॉर क्या, ऑडिटिंग सैंपलिंग के ऊपर है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 530 क्या चीज बोलता है, ऑडिट सैंपलिंग। क्वेश्चन नंबर 91 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए ध्यान से, क्या बोलना चाहता है। Unpaid dividend standing at the credit of unpaid dividend account should be transferred to investor education and protection fund after 7 years of its remaining unpaid। बोलता है जो डिविडेंड अनपेड हो जाता है, कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो उसको 30 दिन के अंदर डिविडेंड पेड करना पड़ता है शेयर होल्डर लोगों को, लेकिन किसी को पेड नहीं होता है, ठीक है, तो वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चल जाता है। और अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रहने के बाद 7 साल बाद, वहां 7 साल तक कुछ नहीं होगा, वहां 7 साल बाद उसको इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में डाल दिया जाता है और चैरिटेबल पर्पस में यूज कर लिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस कैनॉट बी रेंडर बाय ऑडिटर एज पर कंपनीज एक्ट 2013, प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, ऑडिटर प्रोहिबिटेड है प्रोवाइड करने के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडवाइस नहीं दे सकता, ऑडिटर प्रोहिबिटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, एज पर सेक्शन 130
of the Companies Act, no private company or unlisted company is required to appoint an internal auditor. एकदम false है. Private company internal auditor को appoint कर सकता है. ठीक है. Question number 94. Audit memorandum is a detailed plan for audit work. Clearly specify the responsibility of the audit staff and time allotted to perform the same. False. कभी भी responsibility of the audit staff is okay. ऑडिट मेमोरेंडम ऑडिट स्टाफ का रेस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, लेकिन टाइम कितना अलॉट करेगा वो नहीं बताता है, तो ये फॉल्स हो गया. क्वेश्चन नंबर 95. सब्सटेंटिव प्रोसीजर इज आल्सो नोन एज टेस्ट ऑफ कंट्रोल. एकदम फॉल्स है. क्वेश्चन नंबर 96. कट-ऑफ प्रोसीजर आर एडॉप्टेड टू एलोकेट रेवेन्यू एंड कॉस्ट to the proper accounting period. एकदम ट्रू है. कट-ऑफ प्रोसीजर आर एडॉप्टेड टू एलोकेट रेवेन्यू एंड कॉस्ट टू द प्रॉपर अकाउंटिंग पीरियड. एकदम ट्रू है. क्वेश्चन नंबर 97 में आ जाइए. If the debenture are issued as collateral security either to bank or creditor, the auditor need to ensure that such issue is approved by. कौन अप्रूव करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो ऑडिटर स्वेयर कर लेगा कि उस चीज को अप्रूव किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने. सेक्शन 98. ठीक है, चीज को समझिए. 97 में बोलता है, इफ द डिबेंचर आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी आइदर टू बैंक और क्रेडिटर. यदि डिबेंचर दिया गया है मेरा बैंक और क्रेडिटर को, तो ऑडिटर इंश्योर कर लेगा कि वो चीज कंपनी ने डायरेक्टर से अप्रूव करा के ही डिबेंचर हम बैंक या क्रेडिटर को दे सकते हैं. क्वेश्चन 98. एज पर SQC 1 ऑडिट वर्किंग पेपर शुड बी रिटेन फॉर ए पीरियड. ऑडिट वर्किंग पेपर 7 साल तक रखा जाता है. बुक्स ऑफ अकाउंट 8 साल तक मेंटेन होता है, लेकिन ऑडिट वर्किंग पेपर 7 साल तक रखना पड़ता है. टोटल मैंने करा दिया है अकाउंट्स एंड ऑडिट का टोटल MCQ. इसको अच्छा से कर लीजिए, श्योर शॉट पास कर जाएंगे. मोर देन 40 मार्क्स तो आए गए, अब बड़ा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट ले पाएंगे. मैं इस हिसाब से समझाया हूं. थैंक यू. ध्यान से सुनिए क्वेश्चन नंबर 99. ठीक है, क्वेश्चन में बोलता है इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय. इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग. याद रखिए, कंपनी का डायरेक्टर लोग इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करता है. क्वेश्चन नंबर 100. ये सब क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा. कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज सबमिटेड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन फॉर्म नंबर डेज. कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो डायरेक्टर लोगों को दी जाती है किस फॉर्म में दी जाती है? CRA 3 फॉर्म में. याद रखिए, CRA 1 में कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है, CRA 2 में कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है, और CRA 3 में कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है, और CRA 4 में कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल की जाती है. तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किस फॉर्म में दी जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोगों को? CRA 3 में. क्वेश्चन नंबर 101. चेकलिस्ट कंटेन द इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड बाय द ऑडिट असिस्टेंट. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. फॉर्म फॉर सिक्रेटियल ऑडिट रिपोर्ट. कंपनी सेक्रेटरी जो सिक्रेटियल ऑडिट रिपोर्ट देता है, जो बोर्ड रिपोर्ट के साथ अटैच होती है, वो MR3 में दी जाती है. सिक्रेटियल ऑडिट रिपोर्ट किस फॉर्म में दी जाती है? MR3 में. कौन देता है? कंपनी सेक्रेटरी देता है. याद रखिए. परमानेंट ऑडिट फाइल कंटेन एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियोज एंड ट्रेंड. परमानेंट ऑडिट फाइल क्या चीज से कंटेन करता है? एनालिसिस ऑफ रेशियोज के साथ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 104. ऑडिट ऑफ डिबेंचर इज कवर अंडर सेक्शन 71. ऑडिट ऑफ डिबेंचर सेक्शन 71. बस इतना याद रखना है. एक बार सुन लीजिए बस. सेक्शन 146 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विथ ऑडिटर टू अटेन जनरल मीटिंग. सेक्शन 146 क्या बोलता है? ऑडिटर्स टू अटेन जनरल मीटिंग. क्वेश्चन नंबर 106. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द करेंट ऑडिट फाइल. करेंट ऑडिट फाइल में क्या चीज इंक्लूड नहीं होता है? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. MOA एंड AOA. याद रखिए, करेंट ऑडिट फाइल में क्या चीज नहीं इंक्लूड होता है? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. Which of the following is not an external audit evidence. क्या चीज एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस नहीं है? गुड रिसीप्ट नोट. याद रखिएगा. The days shall act as the secretary of the audit committee. ऑडिट कमिटी का सेक्रेटरी कौन होता है? कंपनी सेक्रेटरी. सीधा सा सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है. ऑडिट कमिटी का सेक्रेटरी कौन होता है? कंपनी सेक्रेटरी. बस. कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय. याद रखिए, कॉस्ट ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशंस फ्रॉम ऑडिट कमिटी. याद रखिए, कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन रिकमेंडेशंस फ्रॉम ऑडिट कमिटी.
क्वेश्चन नंबर 101, remuneration of auditor is covered under the following section. remuneration of auditor section 142, याद रखिए remuneration of auditor section 142 एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूज टू पे इंटरियम डिविडेंड। सिक्योरिटी प्रीमियम से आप इंटरियम डिविडेंड नहीं दे सकते हैं। ए नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी शुड हैव डेज डायरेक्टर, याद रखिए एक नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी में कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 113, an individual auditor who has complete his term shall not be eligible for reappointed next 5 year। याद रखिए जो ऑडिटर अपॉइंटेड होता है और उसका जब टर्म खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट 5 ईयर तक फिर आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रोवाइडिंग द ट्रूथ मीन्स वाउचिंग ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115, सेक्रेटरियल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू द पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल 50 करोड़। याद रखिए सेक्रेटरियल ऑडिट का 3 प्रोविजन है, 3 कंडीशन है। याद रखिए लिस्टेड कंपनी का कुछ भी कैपिटल रहे, कुछ भी टर्नओवर रहे, उसके लिए सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल है। लेकिन पब्लिक कंपनी, जिस पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और मोर है, टर्नओवर 250 करोड़ और उससे ज्यादा है और आउटस्टैंडिंग लोन 100 करोड़ और मोर है, एनी वन कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगा तो उस कंपनी के ऊपर सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। और कंपनी सेक्रेटरी जो है, होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, जो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, याद रखिए कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, वो सेक्रेटरियल ऑडिट करता है और सेक्रेटरियल ऑडिट MR3 फॉर्म में दी जाती है, बोर्ड रिपोर्ट के साथ अटैच होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैन बी पेड आउट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर प्रीमियम अकाउंट, ये आपको पता है। Which of the following is not a component of cash flow statement? चार्जिंग ऑफ डिप्रीसिएशन, डिप्रीसिएशन चार्ज करने से डिप्रीसिएशन के कारण एक्चुअल में कोई कैश फ्लो नहीं होता है, इसीलिए डिप्रीसिएशन इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कैश फ्लो, याद रखिए। Is the debenture are issued as security either to बैंक और क्रेडिटर? डिबेंचर एक सिक्योरिटी के हिसाब से इशू होता है बैंक और क्रेडिटर को। द ऑडिटर नीड टू इंश्योर दैट सच इशू, उस इशू को कौन अप्रूव करता है? कंपनी का डायरेक्टर लोग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डिबेंचर इशू कर रहा है, उसको कौन अप्रूव करेगा? कंपनी का डायरेक्टर लोग, सीधा सा बात है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग। क्वेश्चन नंबर 119, एच पर SQC1 ऑडिट वर्किंग पेपर शुड बी रिटेन फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर। SQC1 के हिसाब से ऑडिट वर्किंग पेपर को, ऑडिट का वर्किंग पेपर को कम से कम 7 साल रखना पड़ता है। करंट ऑडिट फाइल कंटेन, करंट ऑडिट फाइल में क्या चीज कंटेन, किससे रिलेटेड है? ऑडिट प्रोग्राम से। फ्रॉम फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, CRA1 में कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है, अभी भी बता रहे, CRA1 में कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है, CRA2 में कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है, CRA2 में कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है और CRA4 में कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल की जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 122, सेक्रेटरियल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 250 करोड़, ये बता दी, MR3 में कंपनी सेक्रेटरी देता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर इन द, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को शेयर होल्डर लोग अपॉइंट करते हैं जनरल मीटिंग में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 124, एट प्रेजेंट द कंपनी कैन इशू प्रेफरेंस शेयर which are redeemable before the expiry of 20 years from the date of issue। याद रखिए अभी जो प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहा है वो रिडेमेबल करना पड़ेगा 20 साल के अंदर, याद रखिए रिडेमेबल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 20 years from the date of issue। आज के दिन प्रेफरेंस शेयर का रिडेमेबल टाइम कितना है? 20 साल, विद इन 20 years, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 125, ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 125 कल सुन लीजिए कि एक बार याद हो जाएगा। इन केस ऑफ परचेज ऑफ एसेट अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इंस्टॉलमेंट ड्यू आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट आर शोन एज, जो इंस्टॉलमेंट 12 महीना के बाद जो ड्यू होता है वो मेरा नॉन करेंट लायबिलिटी में आ जाता है। बोनस पेड एट द एंड अलोंग विद द पॉलिसी अमाउंट टू द पॉलिसी होल्डर इज कॉल्ड रिविजनरी बोनस, याद रखिए रिविजनरी बोनस, ठीक है। उसके बाद देखिए बोनस पेड एट द एंड अलोंग विद द पॉलिसी अमाउंट टू द पॉलिसी होल्डर इज कॉल्ड रिविजनरी बोनस, सिंपल सा चीज है। इन रिलेशन टू इलेक्ट्रिसिटी कंपनी द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, जब इलेक्ट्रिसिटी
कंपनी में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट जब कैलकुलेट किया जाता है, याद रखिए बिलिंग साइकिल प्लस 45 डेज लेते हैं. In case of banking company, general ledger does not contain revenue account. बैंकिंग कंपनी में याद रखिए जनरल लेजर क्या चीज से कंटेन नहीं रखता है, रेवेन्यू अकाउंट. बहुत सिंपल सा चीज है. इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, जनरल लेजर डज नॉट कंटेन रेवेन्यू अकाउंट. लॉस ऑफ थिप आर कवर बाय डेस इंश्योरेंस पॉलिसी. याद रखिए बर्गलेरी, याद रखिए लॉस ऑफ थिप आर कवर बाय डेस इंश्योरेंस पॉलिसी, बर्गलेरी इंश्योरेंस पॉलिसीज. बहुत सिंपल सा चीज है. क्वेश्चन नंबर 130 खाली सुन लीजिए. प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड रेशियो ऑफ इक्विटी शेयर इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व. याद रखिए प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड रेशियो ऑफ इक्विटी शेयर कहां क्रेडिट होगा, कैपिटल रिजर्व में. अब देखिए इन अ बैलेंस शीट प्रिपेयर अंडर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, शेयर प्रीमियम मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट शेल बी शोन. शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है. या देखिए शेयर एप्लीकेशन का आपने पैसा ले लिया और अपना शेयर इशू नहीं किया, उसे अलॉट नहीं किया है, तो एज ए सेपरेट लाइन आइटम में आएगा. याद रखिए शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट ऐसा कोई अमाउंट रहा तो सेपरेट लाइन में आएगा. याद रखिए एज ए सेपरेट लाइन आइटम है ये. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 132. इन केस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर अंडर डायरेक्ट मेथड, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी इज. याद देखिए जब कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने डायरेक्ट मेथड में बनाते हैं, डायरेक्ट मेथड में बोल रहे हैं, डायरेक्ट मेथड में नहीं, डायरेक्ट मेथड में जब करेंट लायबिलिटी कम हो जाता है तो उसको डिडक्ट कर दिया जाता है. तो डिडक्ट क्या होगा, डिडक्ट टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उसको माइनस कर दिया जाएगा. डिडक्ट टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. क्वेश्चन नंबर 133. फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज रिकमेंडेड. याद देखिए जब डिप्रिसिएशन का कैलकुलेट करते हैं तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कौन सा मेथड को फॉलो करने बोलता है, बोलता है आप दोनों मेथड को फॉलो कीजिए, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिप्रिसिएशन रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड. दोनों मेथड में दोनों को ले सकते हैं, जो मन आपका. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 134. In case of electricity company, while calculating depreciation for the purpose of tariff as per regulation 21, the salvage value कितना लिया जाता है, 10%. याद रखिएगा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. देखिए ध्यान से सुनिए. देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है. क्वेश्चन नंबर 134. इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी while calculating depreciation for the purpose of tariff as per regulation 21, रेगुलेशन 21 में salvage value 10% लिया जाता है. 10% ऑफ द एसेट शेल बी कंसीडर. याद रखिए इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में salvage value 10% ऑफ द एसेट लिया जाएगा बस. क्वेश्चन नंबर 135. Internal control questionnaires contain the question which need to be followed by the employee of the organization. Internal control questionnaires contain the question which need to be followed. कौन follow करेगा, employee of the organization. Declaration of dividend is covered under section 123 of the company. जाके देखिए declaration of dividend कौन सा section में दिया गया, section 123. Which of the following reserve cannot be used for the purpose of issuing bonus share? बोनस शेयर, रिवैल्यूएशन रिजर्व से आप बोनस शेयर नहीं दे सकते हैं. याद रखिएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व से आप बोनस शेयर नहीं दे सकते हैं. क्या देखिए एसेट का जब वैल्यूएशन बढ़ता है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व एसेट के वैल्यू के द्वारा क्रिएट होता है. रिवैल्यूएशन रिजर्व से आप बोनस शेयर नहीं दे सकते, आपको इतना याद रखना है. इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, बोनस में बी ऑफ 3 टाइप्स. लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में बोनस 3 प्रकार का होता है. देखिए इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन पेबल विद इन नेक्स्ट 12 month इज शोन अंडर बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी अंडर द करंट लायबिलिटी. याद रखिए एकदम सिंपल सा चीज है. क्वेश्चन नंबर 140. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन ऑफ बायबैक ऑफ सिक्योरिटी. बोथ फुल्ली एंड पार्टली पेड अप सिक्योरिटी कैन बी ब्रॉड बैक. याद रखिए ब्रॉड बैक हमेशा फुल्ली पेड अप सिक्योरिटी होता है, तो ये कौन सा ये कंडीशन नहीं है. फुल्ली और पार्टली पेड अप सिक्योरिटी का बायबैक नहीं हो सकता है, इसीलिए पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन. याद रखिए बायबैक ऑफ सिक्योरिटी हमेशा फुल्ली पेड अप सिक्योरिटी का होगा, पार्टली पेड अप का नहीं होगा. ए बैंकिंग कंपनी इज इक्वल टू मेंटेन डेज percentage provision on unsecured portion of doubtful advances. Unsecured portion of doubtful advances का 100% का प्रोविजन बनाया जाता है. जो unsecured portion है उसका 100% का प्रोविजन बनाया जाता है.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54 ए कंपनी सेल नॉट इशू शेयर एट ए डिस्काउंट, कंपनी शेयर डिस्काउंट में इशू कर सकता है सिर्फ सेक्शन 44 के अंदर, उसको छोड़ के किसी भी सेक्शन में ऐसा नहीं दिया है। देखिए इतना क्वेश्चन देख लीजिएगा, 142 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, और एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। थैंक यू।